हम लोगों ने इससे पहले जो है 5वीं अनुसूची को देखा था। अब हम लोग जो है 6ठी अनुसूची को देखेंगे। 6ठी अनुसूची के बारे में बात करें तो 6ठी अनुसूची जो है वैसे जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित होता है। खासकर के जो 4 राज्य छूट रहे थे 5वीं अनुसूची में, ये उन्हीं के लेकर प्रावधान बनाता है। यानी उत्तर पूर्व के जो 4 राज्य है, इसको जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि जो उत्तर पूर्व है, उसके 4 राज्यों के प्रावधान जो है इसमें दिए गए हैं। ये 4 राज्यों के लिए है, और वो 4 राज्य जो है वही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। यही 4 राज्यों के प्रावधान जो है 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। तो हम लोग जो है बेसिकली इसी को देखेंगे। सबसे बड़ी चीज ये आता है कि 5वीं अनुसूची में ही जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को क्यों नहीं रखा गया। तो इसको अनुसूचित क्षेत्रों से अलग रखने का कारण ये था कि इन क्षेत्रों की जो जनजातीय हैं वो शेष भारत के समाज से जो है काफी अलग थलग रह रही है। यानी कि यहाँ पर जो जनजाति निवास करती है वो अभी भी जो है अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार जो है विशिष्ट राजनीतिक प्रणाली स्वीकार नहीं कर पा रही है। जो अभी नया चल रहा है वो बिल्कुल इससे अलग रहती है। तो 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर था, लेकिन जो 6ठी अनुसूची है वो इन जनजातीय क्षेत्रों को लेकर है। और इसमें जो है 6ठी अनुसूची में 5वीं अनुसूची के तुलना में इसको अधिक स्वायत्तता प्रदान किया गया है। ठीक है। और दूसरी चीजें ये भी है कि जो 6ठी अनुसूची के प्रावधान है ये 5वीं अनुसूची के तुलना में काफी विस्तृत भी है। जैसे कि अगर हम लोग देखें 6ठी अनुसूची में तो इसमें कुल जो है लगभग 21 पैरा है, जबकि 5वीं अनुसूची में ऐसा कुछ नहीं है। 5वीं अनुसूची इससे बहुत छोटा है। तो 6ठी अनुसूची में जो है कुल लगभग 21 पैरा है, और इसमें जो है जनजातीय क्षेत्रों के लिए, ठीक है, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है इसको आगे देखते हैं। तो मुख्य रूप से जो है 6ठी अनुसूची में यही 4 राज्यों के बारे में जिक्र होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हम लोगों ने इसको याद रखने के लिए ATMM लिया था, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का। इसमें लगभग 21 पैरा है और ये 5वीं अनुसूची से बड़ा है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि आखिर स्वायत्त जिला होता क्या है। स्वायत्त जिला या फिर स्वायत्त क्षेत्र कह सकते हैं। तो हम लोग इसको समझते हैं कि स्वायत्त जिले और स्वायत्त क्षेत्र क्या होते हैं। इसको इंग्लिश में जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनॉमस रीजन्स कहा जाता है। ठीक। 5वीं अनुसूची के तुलना में जो है 6ठी अनुसूची में ज्यादा जो है अधिक स्वायत्तता दी गई है। तो इसमें ज्यादा जो है अधिक स्वायत्तता दिखेगा। तो जैसे कि अगर हम लोग स्वायत्त जिले और स्वायत्त क्षेत्र की बात करें, यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस रीजन की बात करें, तो ये जो है 6ठी अनुसूची के पहले पैरा में ही है। जो 6ठी अनुसूची है इसके जो है पहले पैरा में मतलब इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि ये जो है 4 राज्यों के ही बारे में बात करेगा। तो ये जो है 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक।
तो इसको देखते हैं। देखो, छठी अनुसूची में जो है प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र को एक स्वायत्त जिले के रूप में जो है प्रशासित किया जाता है। और अगर किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जातियां निवास करती है तो राज्यपाल ऐसे क्षेत्र को जो है स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर देता है। यानी पहला फोकस ये रहता है कि प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र को एक स्वायत्त जिला माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ही जिले में जो है अलग अलग तरह के अनुसूचित जनजातियां निवास करती है तो फिर राज्यपाल जो है उसको स्वायत्त क्षेत्र बना देता है, ठीक है। तो यानी कि छठी अनुसूची में वर्णित प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र को एक स्वायत्त जिले का मतलब वही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के रूप में प्रशासित किया जाएगा। किंतु अगर किसी स्वायत्त जिले में भिन्न भिन्न अनुसूचित जनजातियां निवास करती है तो राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्र यानी कि ऑटोनॉमस रीजन में विभाजित कर सकेगा। यह राज्यपाल को जो है शक्ति दी गई है। तो ये जो है अंतर रहता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस रीजन में। यानी छठी अनुसूची में प्रावधान है कि प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र को जो है एक स्वायत्त जिले के रूप में प्रशासित किया जाएगा। लेकिन अगर एक ही स्वायत्त जिले में अलग अलग प्रकार की अनुसूचित जनजातियां रह रही है तो फिर उसमें जो है राज्यपाल को ये शक्ति होता है कि वो अलग अलग क्षेत्रों को जो है अलग अलग स्वायत्त क्षेत्र में विभाजित कर दे। इसके अलावा जो है यहाँ पर राज्यपाल की एक शक्ति और हो जाती है, वही जो पब्लिक नोटिफिकेशन वाला था कि राज्यपाल जो है लोक अधिसूचना यानी पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा जो है किसी स्वायत्त जिले में नए क्षेत्र को शामिल भी कर सकता है। यानी राज्यपाल जो है लोक अधिसूचना द्वारा यानी पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा किसी स्वायत्त जिले में नए क्षेत्रों को शामिल कर सकेगा। ऐसी शक्ति जो है राज्यपाल के पास होती है, ठीक। इसके अलावा जो है सिर्फ शामिल नहीं कर सकता, पहले से कोई शामिल है तो उसको निकाल भी सकता है, ठीक। तो पहले से शामिल किसी क्षेत्र को बाहर कर सकेगा, ठीक। इसके अलावा जो है कोई नया स्वायत्त जिला भी बना सकता है। तो नए स्वायत्त जिले बना सकेगा, ठीक। और नया स्वायत्त जिला बनाना है तो वो ये भी कर सकता है कि अगर दो स्वायत्त जिले हैं या दो से ज्यादा भी हैं तो उन जिलों को मिलाकर या उन जिले के किसी भाग को मिलाकर जो है एक अलग स्वायत्त जिला बना दे। इसको कैसे लिखा जाए कि दो या अधिक स्वायत्त जिलों या उनके भागों को मिलाकर एक स्वायत्त जिले का रूप दे सकेगा, ठीक।
इसके अलावा जो है किसी स्वायत्त जिले का ये क्षेत्र एरिया जो होता है वो भी बढ़ा सकता है और वो घटा भी सकता है। ठीक है, किसी की सीमाएं फिक्स भी कर सकता है, निश्चित भी कर सकता है, और यहाँ तक कि किसी का नाम भी बदल सकता है। यानी कि जैसे कि हम लोगों का अनुच्छेद जो 2, 3, 4 था, उसी के तरह जो है यहाँ पर लगभग मिलते जुलते प्रावधान जो है राज्यपाल को लोक अधिसूचना द्वारा स्वायत्त जिले के रूप में इनको प्राप्त होता है। यानी कि पहले से किसी क्षेत्र को बाहर कर सकेगा, नए स्वायत्त जिला बना सकेगा, 2 या 2 से अधिक जिलों या उनके भागों को मिलाकर एक स्वायत्त जिला का रूप दे सकेगा, या फिर जो है किसी स्वायत्त जिले के क्षेत्र बढ़ा सकेगा, क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकेगा। ठीक है, उसकी सीमा भी निश्चित कर सकता है और उसका नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। तो उसकी सीमाएं निश्चित कर सकेगा, ठीक, तथा उसका नाम बदल सकेगा, उसका नाम बदल सकेगा। ये सारी शक्तियां जो है राज्यपाल को लोक अधिसूचना द्वारा जो है प्राप्त होता है। ठीक है, स्वायत्त जिला और स्वायत्त क्षेत्र को लेकर। ठीक है, ये 6ठी अनुसूची के पहले पैरा में है और ये जो है उन्हीं 4 राज्यों के प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और 6ठी अनुसूची में ये वर्णित है कि प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र को जो है स्वायत्त जिले के रूप में प्रशासित किया जाएगा। लेकिन अगर एक ही स्वायत्त जिले के अंदर कई सारी भिन्न भिन्न अनुसूचित जनजातियां निवास कर रही है तो फिर राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकेगा। इसके अलावा जो है राज्यपाल के पास ये भी शक्ति रहता है कि वो लोक अधिसूचना द्वारा जो है किसी स्वायत्त जिले में नए क्षेत्रों को शामिल कर दे या पहले से जो शामिल क्षेत्र है उसको बाहर कर दे। ठीक है, और उसको बाहर करके कोई नया जिला बना दे, या फिर 2 या 2 से अधिक जिले या उसके किसी भाग को मिलाकर जो है एक नया स्वायत्त जिला बना दे, या फिर उस स्वायत्त जिले के क्षेत्र को वो बढ़ा दे या घटा दे, उसकी सीमाएं निश्चित कर दे या उसका नाम बदल दे। इस तरह के जो है शक्तियां राज्यपाल को दी जाती है स्वायत्त जिले या स्वायत्त क्षेत्र के रूप में। इसके बाद जो इसमें दूसरा प्रावधान आता है वो है विभिन्न जनजातीय क्षेत्र को लेकर। ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं कि आखिर जो है वो जो 4 राज्य हैं उस 4 राज्य में कौन कौन से इलाका जो है वो जनजातीय क्षेत्र के रूप में है। ठीक है, तो इसमें बहुत कम इलाके आएंगे क्योंकि ये 4 राज्य में भी जो है पूर्ण रूप से नहीं है, कुछ ही इलाके हैं। तो विभिन्न जनजातीय क्षेत्र, तो इसकी चर्चा जो है 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में किया गया है। ठीक, पैरा 20 में है 6ठी अनुसूची में, और वहां पे जो है पूरी की पूरी लिस्ट बनाई गई है। लिस्ट का मतलब कहे तो सारणी जो है बनाया गया है जिसको जनजातीय क्षेत्र के रूप में दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर इसको जो है जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा इस सारणी को जो है 4 भाग में विभाजित किया गया है यहाँ पे। और प्रत्येक जो भी मतलब 4 भाग जो है और प्रत्येक भाग का संबंध जो है किसी अलग राज्य से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें तो जैसे भाग 1 है। ठीक है, तो भाग 1 में जो है असम राज्य का जिक्र है। ठीक, असम राज्य का जिक्र है। ठीक, अब असम राज्य का जिक्र है तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है जनजातीय क्षेत्र की बातें की गई कि आखिर असम के कौन कौन से इलाके जो है वो जनजातीय क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो शामिल है जैसे कि इसमें दीमा हसाब स्वायत्त जिला है। ठीक है, दीमा हसाब स्वायत्त जिला है। ठीक है, ये पहले जो है उत्तरी कछार पहाड़ी जिला के नाम से था। ठीक है, यानी कहीं कहीं पर ये जो है पहले इसको उत्तरी कछार पहाड़ी जिला लिखा जाता था। ठीक है, के नाम से। ठीक, तो
दीमा हसाओ स्वायत्त जिला हो गया, जिसको पहले उत्तरी कछार पहाड़ी जिला के नाम से जाना जाता था। इसी तरह जो है असम में एक कार्बी आंगलोंग जिला है, ठीक है, कार्बी आंगलोंग जिला है। और तीसरा जो यहाँ पर जिला है वो बोडोलैंड है, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला। ये जो 3 जिले हैं असम राज्य के अंतर्गत, वो उनको जो है जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इसीलिए जब दूसरे भाग की हम लोग बात करें तो भाग 2 में जो है मेघालय राज्य का जिक्र है, ठीक है, मेघालय राज्य का जिक्र है। हम लोगों का जो फॉर्मूला था ATMM, इसमें त्रिपुरा पहले आ जाता है याद रखने के लिए, लेकिन जब भाग के अनुसार देखेंगे तो उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और फिर मिजोरम की बातें आती है। तो इसका सही जो मतलब सीक्वेंस है वो इस तरह से है, लेकिन इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे याद रख रहे हैं। तो भाग 2 में जो है मेघालय राज्य का जिक्र है, और मेघालय राज्य में भी 3 ही क्षेत्र हैं, और वही हमारा गारो खासी जयंतिया जो है वही है। तो इसमें जो है खासी पहाड़ी जिला है, इसको जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा दूसरा जो है जयंतिया पहाड़ी जिला है, जयंतिया पहाड़ी जिला है। और तीसरा जो है वो गारो पहाड़ी जिला है। ये 3 क्षेत्र मेघालय में है, ठीक है। अब यहीं पर जो है एक चीजें और आ गई है। पहले क्या था कि जो भाग जो थे इसमें वो 3 ही भाग थे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया कि 4 भाग में विभाजित है। तो ये भाग शुरू में जो है ये पहले 3 ही थे, ठीक है, इसमें एक नया भाग जोड़ा गया। तो अब संविधान में क्या होता है कि जो नई चीजें जोड़ी जाती है तो नंबर नहीं बदलते हैं, इसी के अंदर जो है क ख ग या फिर ABCD करके जोड़ दिया जाता है। तो भाग के रूप में अभी भी 3 ही दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो चीजें 4 हो गई है। जैसे कि भाग 2 में मेघालय राज्य है, यहीं पे जो है नंबर थोड़ा सा चेंज करके भाग 2 का क पार्ट कर दिया गया है, और इसमें जो है त्रिपुरा राज्य जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप तीसरा कहें या भाग 2 का पार्ट A कहें वो भी चलेगा। तो भाग 2 के पार्ट A में मात्र एक ही है त्रिपुरा में, और वो है त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला, जनजातीय क्षेत्र जिला, ठीक। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है भाग 3, ठीक है, और ये जो है मिजोरम राज्य से संबंधित है, और इसमें भी 3 क्षेत्र हैं, और ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जैसे कि चकमा जिला हो गया, दूसरा जो है मारा जिला हो गया, है। इसके अलावा तीसरा जो है लई जिला हो गया, लई जिला। तो ये जो है मतलब विभिन्न जनजातीय क्षेत्र थे। इस तरह से इसको बांटा गया है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। अब जो अगला प्रावधान है इसके अंतर्गत वो जिला परिषदों को लेकर है, ठीक है, जिला परिषदों तथा क्षेत्रीय परिषदों का गठन। देखो, प्रत्येक स्वायत्त जिला में जो है एक जिला परिषद होगा ही होगा, और लगभग उसमें जो है अधिकतम 30 संख्या होती है। हालांकि जो है उसमें 30 के अंतर्गत जो है 4 जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत भी किए जाते हैं। तो क्षेत्रीय जिला परिषदों तथा क्षेत्रीय परिषदों का गठन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम लोग जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो ये 6ठी अनुसूची में पैरा 2 में हम लोगों को दिखता है, और पैरा 2 में साफ तौर पर बताया गया है कि जो अलग अलग स्वायत्त जिले हैं या स्वायत्त क्षेत्र हैं उसके प्रशासन के लिए जो है परिषदों का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि विभिन्न
स्वायत्त जिलों, विभिन्न स्वायत्त जिलों तथा स्वायत्त क्षेत्रों के प्रशासन में, स्वायत्त क्षेत्रों के प्रशासन के लिए परिषदों का गठन किया जाएगा, ये बताया गया है। ठीक है, अब ये गठन किस तरह से होगा उसी को हम लोगों को देखना है। जैसे कि ये तो चीजें फिक्स है कि प्रत्येक स्वायत्त जिले में जो है एक जिला परिषद का गठन होगा। प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी। ठीक है, परिषद होगी। और ये जो जिला परिषद है इसमें अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो 30 होंगे। ठीक है, अधिकतम सदस्य जो है 30 होंगे। हम लोगों को पीछे 5वीं अनुसूची में जो मिला था वो जनजाति सलाहकार परिषद था और उसमें जो अधिकतम संख्या थी वो 20 थी। ठीक है, जिसमें 3/4 जो है उस राज्य के विधानसभा में शामिल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से लिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो सदस्य संख्या है वो 30 है और इसी 30 में से जो है, इसी 30 में से अधिकतम जो है, अधिकतम 4 सदस्य जो है ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, बाकी शेष यानी जो 26 हो गया, अगर मतलब 30 का 30 ही है तो बाकी जो 26 हो गया, इन शेष का जो है निर्वाचन होता है और निर्वाचन वही वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। ठीक, तो प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जिसमें अधिकतम 30 सदस्य होंगे और उसमें अधिकतम 4 सदस्य का राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा और शेष का निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब बात ये होती है कि अगर कोई स्वायत्त जिला है, अब उसके भीतर जो है स्वायत्त क्षेत्र का गठन किया जा रहा है, तो वहां पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए जो है एक क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी स्वायत्त जिले के भीतर स्वायत्त क्षेत्र यानी ऑटोनॉमस रीजन का गठन किया गया है तो ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक पृथक क्षेत्रीय परिषद, और क्षेत्रीय परिषद का मतलब रीजनल काउंसिल हो गया। ठीक है, इसका गठन होगा। ठीक, अब बात ये आती है कि जो जिला परिषद होगा वो कब तक कार्य करेगा। तो अगर जिला परिषद जो है अपने समय से पहले विघटित नहीं होती है तो उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 5 वर्ष की अवधि तक जो है अपने पद पर बना रहता है और जो मनोनीत सदस्य हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। यानी कि जो ये निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, ये 5 वर्ष तक जो है अपने पद पर बना रहेगा, 5 वर्ष की अवधि तक। ठीक है, और ये जो मनोनीत सदस्य हैं, ठीक है, ये जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। ठीक, ये चीजें हो गई। ठीक, तो ये जो है जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद के गठन को लेकर था। अब हम लोग देखते हैं कि जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद के पास जो है कौन कौन से लेजिस्लेटिव पावर है, यानी कि कहने का मतलब विधायी शक्ति क्या क्या है उनके पास। तो जिला परिषदों तथा क्षेत्रीय परिषदों की विधायी शक्तियां यानी कि लेजिस्लेटिव
पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल। तो देखते हैं इसके पास क्या क्या पावर है। देखो, जो जिला और क्षेत्रीय परिषद है उसको अपने क्षेत्र में कुछ विषय पर जो है विधि बनाने का मतलब अधिकार दिया गया, विधि बनाने की शक्ति दी गई है, ठीक है। और कोई भी स्वायत्त जिला जहाँ पर जो है कोई स्वायत्त क्षेत्र नहीं है तो वहाँ पर सारी शक्तियाँ जो है जिला परिषद के पास है। लेकिन जिस जिला में जो है स्वायत्त क्षेत्र होगा वहाँ पर जो है उस क्षेत्र के अलावा जो है शेष क्षेत्र के लिए जिला परिषद विधि बनाएगा। लेकिन जो स्वायत्त क्षेत्र होंगे वहाँ पर क्षेत्रीय परिषद मतलब विधि बनाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिला परिषद है, ठीक है, जो जिला परिषद है, जो जिला परिषद है, इसके अलावा जो क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद है, इन दोनों को जो है कुछ विषय पर विधि बनाने का अधिकार है। कुछ विषय पर जो है विधि बनाने की शक्ति है, ठीक, शक्ति है। अब देखो, जिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जिन स्वायत्त जिले में, ठीक है, जिन स्वायत्त जिलों में कोई स्वायत्त क्षेत्र नहीं है, कोई स्वायत्त क्षेत्र नहीं है, ठीक है, वहां ये सारी शक्तियां जो है जिला परिषद के पास होगी। लेकिन जैसे ही स्वायत्त क्षेत्र आ जाएगा तो स्वायत्त क्षेत्र पे जो है शक्तियां क्षेत्रीय परिषद के पास चली जाएगी, लेकिन बाकी इलाके पर जिला परिषद का ही अधिकार रहेगा। तो सारी शक्तियां जो है जिला परिषद के पास है, ठीक है। लेकिन जिस स्वायत्त जिला में स्वायत्त क्षेत्र है उसकी बात करें तो जिन स्वायत्त जिलों में, या इसको सीधा लिखते हैं जिन जिलों में, जिन जिलों में ये यहाँ पे जिला था, जिन जिलों में स्वायत्त क्षेत्र है उनमें उन क्षेत्रों के अलावा, यानी कि स्वायत्त क्षेत्रों के अलावा शेष क्षेत्रों के लिए जिला परिषद विधि बना सकती है। जिला परिषद विधि बना सकती है, ठीक। स्वायत्त क्षेत्रों में विधि बनाने की शक्ति क्षेत्रीय परिषदों के पास, ठीक, ये चीजें हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते ये कोई जो है स्वायत्त जिला है, ठीक है, ये पूर्ण रूप से स्वायत्त जिला है, तो यहाँ पर जो शक्ति रहेगा वो जिला परिषद के पास रहेगा, इसमें जो है जिला परिषद बनाएगा। लेकिन अगर यही है, इसमें मान लेते हैं इतने इलाके में जो है जिला परिषद है, लेकिन इस इलाके में जो है क्षेत्रीय परिषद है, तो यहाँ पर शक्ति जो है जिला परिषद के पास रहेगा, ठीक है, और यहाँ जो शक्ति हो जाएगी ये क्षेत्रीय परिषद के पास हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि स्वायत्त क्षेत्र में हमेशा विधि जो है क्षेत्रीय परिषद ही बनाएगा और बाकी इलाका जो भी बचेगा उसमें जिला परिषद बनाएगा विधि, ठीक है। लेकिन इनके पास क्या क्या विधि बनाना है, ठीक है, वो विधायी शक्ति क्या क्या है तो उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो विधायी शक्तियां जो है क्या क्या दिया गया है इन दोनों को, ठीक है। सबसे पहले जो है कि कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट है तो उसके भूमि को छोड़कर, ठीक है, उसके भूमि को छोड़कर
कोई दूसरी भूमि है तो वहां पर जो कृषि होता है या जो पशु मतलब गाय भैंस जो चराई करते हैं या फिर वहां पर जो निवास होता है या बाकी किसी और भी प्रयोजन के लिए उस भूमि का आवंटन या उपयोग कैसे किया जाएगा उसके निर्धारण करने का अधिकार इनके पास होता है। यानी कि किसी रिजर्व फॉरेस्ट कहने का मतलब है आरक्षित वन, आरक्षित वन यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि से भिन्न भिन्न अन्य भूमि का कृषि, चराई, निवास या अन्य प्रयोजनों के लिए आवंटन या उपयोग निर्धारित करना। ठीक है, ये अधिकार इनके पास है। ठीक है, इसके अलावा जो है किसी ऐसे जो फॉरेस्ट हैं, वन है, उसका भी प्रबंधन करना जो आरक्षित नहीं, यानी कि आरक्षित वन को छोड़कर बाकी सब के लिए ये कर सकता है। ठीक, तो किसी ऐसे वन का प्रबंधन करना जो आरक्षित वन नहीं है। ठीक, इसके अलावा जो है अगर यहाँ पर कृषि कार्य हो रहा है तो उसके लिए पानी की भी आवश्यकता चाहिए सिंचाई के लिए, तो कोई नहर वहां से जा रही है या कोई जल स्रोत जा रही है तो उसका भी प्रयोग जो है ये कर सकता है, लेकिन कृषि के लिए कर सकता है। तो कृषि के प्रयोजन के लिए, ठीक, इन सब पर इनको नियम बनाने का अधिकार है कि प्रयोजन के लिए नहर या जल स्रोत यानी वाटर रिसोर्स, जल स्रोत का प्रयोग। ठीक है, इस पे विधि बनाने की यानी विधायी शक्ति इनके पास दिया गया है। इसके अलावा आपने एक झूम कृषि का नाम सुना होगा। ठीक है, तो या फिर जो स्थानांतरणीय मतलब कृषि कहा जाता है, यानी कि ये लोग एक जगह खेती करते हैं फिर वहां पर जो है वहां से दूसरी जगह ये खेती करने चले जाते हैं। ठीक, तो ये वो जो खेती के तरीके होते हैं, कृषि के तरीके होते हैं, उसका रेगुलेशन भी इनके द्वारा किया जाता है। तो झूम कृषि या कृषि की अन्य अन्य स्थानांतरणीय पद्धतियों का विनियमन, रेगुलेशन, ये भी जो है इनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये भी जो है जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को अधिकार दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे कि अगर कोई ग्राम है या नगर समिति है या परिषद है तो उसकी भी स्थापना ये कर सकते हैं। सिर्फ स्थापना नहीं, उसके शक्ति का निर्धारण भी ये कर सकते हैं। जैसे कि ग्राम या नगर समिति, नगर समितियों या फिर परिषदों की स्थापना तथा उनकी शक्तियों का निर्धारण ये कर सकता है। इसके अलावा जो है वहां पर जो पुलिस व्यवस्था हो जाएगी या स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाएगी या फिर साफ सफाई हो जाएगा, उन सब के लिए जो है ये नियम बना सकता है। तो ग्राम या नगर प्रशासन से संबंधित अन्य विषय यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं ग्राम या नगर पुलिस, ठीक है, या फिर लोक स्वास्थ्य या स्वच्छता, इन सब पे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और रहता है जो सक्सेशन से जुड़ा हुआ है, यानी कि संपत्ति के विरासत का जो नियम है वो भी ये तय करते हैं। ठीक है, संपत्ति की विरासत, सक्सेशन से संबंधित नियम भी ये बनाते हैं। इन पर भी इनकी विधायिका शक्ति है।
इसके अलावा जो वहाँ पर विवाह के तरीके होते हैं या फिर जो तलाक डिवोर्स के लिए जो रहता है यानी विवाह विच्छेद, उससे संबंधित नियम भी ये बनाता है। तो विवाह प्लस विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद से संबंधित नियम। ठीक। इसके अलावा जो है कोई भी यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे प्रथाएं प्रचलित होती है, तो कोई भी सामाजिक प्रथाएं हैं तो उससे संबंधित नियम भी ये बनाएगा। ठीक है, तो सामाजिक प्रथाओं से संबंधित नियम। और ये शक्तियां इसलिए इनको दिया गया है क्योंकि ये यहीं के लोग रहते हैं, तो ये इन चीजों को समझ सकते हैं, उसको समझते हैं, उसकी अहमियत को समझते हैं, इसलिए जो है ये अपने पारंपरिक तरीके से रहने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, इसलिए ये सारी शक्तियां इनको दी गई है। ठीक है, तो ये था विधायक की शक्ति से। अब देखते हैं कि इनको न्याय करने की क्या शक्ति दी गई है। तो स्वायत्त जिलों तथा स्वायत्त क्षेत्रों में न्याय प्रशासन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनॉमस रीजन। ठीक है, अब इसको पूरा लिखना। देखो, जनजातीय क्षेत्रों की जो प्रतिनिधि संस्था होती है, ठीक है, उसको विधायी शक्ति के साथ साथ जो है कुछ न्यायिक शक्तियां भी दी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि अगर कोई स्वायत्त क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि ऑटोनॉमस रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, क्षेत्रीय परिषद होगी। ठीक, क्षेत्रीय परिषद होगी। इसके अलावा कोई स्वायत्त जिला है, ठीक, यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जिला परिषद होगा। ठीक, यहाँ पर जिला परिषद होगा। इन दोनों को जो है अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? ये अधिकार ये है कि इनको अधिकार दिया गया है कि वह राज्य के किसी न्यायालय का, ठीक है, न्यायालय का अपवर्जन कहने का मतलब है एक्सक्लूजन, अपवर्जन एक्सक्लूजन करके ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सकेगी। यानी राज्य में कोई भी न्यायालय है उसका ये अपवर्जन करके उसके जगह पर ग्राम परिषद या न्यायालय का गठन करने की शक्ति इसको दिया गया है। और उपयुक्त व्यक्तियों को, यानी जो व्यक्ति जरूरी है, उपयुक्त व्यक्तियों को ऐसे ग्राम परिषद में या ऐसे ग्राम परिषदों के सदस्यों के रूप में, ठीक है, रूप में या न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में, न्यायालय के जो बनाया जा रहा है पीठासीन अधिकारियों के रूप, यानी के तौर पर नियुक्त कर सकेगी। ऐसा अधिकार जो है इन दोनों को दिया गया है। यानी कि स्वायत्त क्षेत्र में क्षेत्रीय परिषद को और स्वायत्त जिले में जिला परिषद को अधिकार है कि वह राज्य के किसी न्यायालय का अपवर्जन करके ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सकेगी और उपयुक्त व्यक्तियों को ऐसी ग्राम परिषदों के सदस्य के रूप में या न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के तौर पर नियुक्त कर सकेगी। ऐसा अधिकार जो है इनको न्यायिक अधिकार के तौर पर दिया गया है। दूसरा जो है, इस पद्धति से स्थापित, यानी कि ऊपर जो ये पद्धति दिया गया है, इस पद्धति से कोई भी परिषद या न्यायालय स्थापित किया जाता है तो ये जो है
केवल उसी मामले पर विचार करने का अधिकार इसके पास रहता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इस तरीके से कोई जो है न्यायालय का गठन किया गया ऊपर वाले तरीके से। अब इस न्यायालय के पास वही अधिकार होंगे। ठीक है, मान लो इस न्यायालय के पास कोई मामला गया, अब इस मामले में जो है 5 व्यक्ति शामिल हैं, तो अब यहाँ पर अधिकार ये है कि ये पांचों व्यक्ति इसी क्षेत्र से होनी चाहिए। अगर ये 5 व्यक्ति में से कोई जो है दूसरे क्षेत्र से है, तब इनको अधिकार नहीं मिलेगा। पांचों व्यक्ति इसी क्षेत्र से होने चाहिए, तब इनको जो है उस पे सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर 5 में से एक भी व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र से हुआ तो वो जो है सुनवाई उस पर नहीं कर सकता है। यानी कि इस पद्धति से स्थापित, यानी ऊपर वाले पद्धति से स्थापित किसी भी परिषद या न्यायालय, ठीक है, क्योंकि परिषद और न्यायालय दोनों का गठन हो रहा है ना, या ग्राम परिषद या न्यायालय के रूप में गठन हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी परिषद या न्यायालय को केवल उन्हीं वादों, या वादों का मतलब सूट्स तथा मामलों मतलब केसेस पर विचारण करने का अधिकार होगा जिनके सभी पक्षकार, ठीक है, उसमें शामिल जितने भी हैं सभी पक्षकार जो है उसी क्षेत्र के भीतर की अनुसूचित जनजातियों के सदस्य होने चाहिए। ठीक है, अगर उसमें से एक भी कहीं दूसरे का है तब फिर इनके पास आधिकारिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस पद्धति से, यानी कि ऊपर वाला पद्धति से किसी भी परिषद या न्यायालय का गठन होता है तो वो न्यायालय या परिषद जो है उसी मामले पर विचारण कर सकती है, सुनवाई कर सकती है, जिसके सभी पक्षकार जो है उसी क्षेत्र के भीतर की अनुसूचित जनजातियों के से आते होंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके अलावा जो है अगर इस पद्धति से कोई न्यायालय स्थापित हो रहा है तो वो अपील की तो सुनवाई कर सकेगा। तो अब ये आता है कि अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है उसके फैसले से, तो क्या उस पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता है या फिर किसी और न्यायालय की उस पर आधिकारिकता है? तो इसका जवाब है नहीं। वहां पर जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी दूसरा न्यायालय है, उस मामले में इन लोगों को आधिकारिकता नहीं दी गई है। यानी कि उनकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की शक्ति जो है इनके सामने सीमित हो गया है, उनको इस पे शक्ति नहीं दिया गया। यानी कि इस पद्धति से स्थापित न्यायालय अपीलों की सुनवाई भी कर सकेगी या कर सकेंगे। ठीक है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट तथा भारत के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी भी अन्य न्यायालय को ऐसे वादों या मामलों में आधिकारिकता नहीं होगी। ठीक है, तो इस पद्धति से कोई भी न्यायालय में सुनवाई गया, ठीक है, तो वो सुनवाई किया तो उस राज्य का जो भी हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है अब डायरेक्ट वही चीजें जाएगी। इसके अलावा किसी भी न्यायालय को जो है इस पे सुनवाई करनी, यानी कि जो जिला न्यायालय होता है वहां पर जो है किसी तरह का सुनवाई नहीं होगा, वो सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी प्रावधान है जैसे कि जिन मामलों में, ठीक है, चाहे आईपीसी की बात करें, ठीक है, या फिर कोई और विधि की बात करें जिसमें कम से कम 5 वर्ष की सजा या उम्र कैद या मृत्यु दंड का प्रावधान है, ठीक है, उस पर विचारण करने का हक जो है इस परिषद या न्यायालय को जो है सिर्फ राज्यपाल दे सकता है। यानी राज्यपाल कहेगा, ठीक है, तभी वो विचारण कर सकता है। ठीक,
तो जिन मामलों में भारतीय दंड संहिता, अब इनकी जगह पर न्याय संहिता आ गया है, या किसी अन्य विधि के तहत कम से कम 5 वर्षों के कारावास या उम्र कैद या मृत्युदंड का प्रावधान है, उन पर विचारण करने का हक इन परिषदों या न्यायालयों को सिर्फ राज्यपाल दे सकेगा। ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय परिषद, जिला परिषद नहीं देगा, राज्यपाल ही देगा। यानी ये भी लिखना जरूरी है, यानी क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद नहीं देगा। ठीक, ये चीज है। अब इसके बाद जो अगला आता है कि स्वायत्त जिला और स्वायत्त क्षेत्र के प्रशासन की जांच किस तरह से की जाएगी। स्वायत्त जिलों तथा स्वायत्त क्षेत्रों के प्रशासन की जांच। ठीक है, यानी कि इंक्वायरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनॉमस रीजन्स। जांच ये जो है 6ठी अनुसूची के जो है पैरा 14 के अंतर्गत है। ठीक है, और इसी में जो है राज्यपाल को अधिकार दिया गया है। ठीक, 6ठी अनुसूची के पैरा 14 में जो है राज्यपाल को अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? तो ये जो है अपने राज्य के स्वायत्त जिला या स्वायत्त क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो है किसी भी समय जांच करने के लिए, ठीक है, एक आयोग नियुक्त कर सकता है, या प्रतिवेदन देने के लिए जो है एक आयोग नियुक्त कर सकता है। ठीक, तो राज्यपाल जो है वह अपने राज्य के स्वायत्त जिलों या स्वायत्त क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, ठीक है, प्रशासन के संबंध में किसी भी समय जांच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है। ठीक है, और ये आयोग जो है क्या क्या करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये शिक्षा के स्तर का जांच कर सकता है। ठीक है, जो चिकित्सा है उसके स्तर का जांच करता है। संचार हो गया, ये जांच कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी जांच कर सकता है कि ऐसा कोई इलाका या क्षेत्र है जहां पर विशेष कानून की आवश्यकता है। ठीक है, विशेष कानून की आवश्यकता है, ये भी जांच कर सकता है। ठीक, इसके अलावा जो है जो जिला परिषद है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या फिर जो प्रादेशिक परिषद है, ठीक है, जो प्रादेशिक परिषद है वो कोई विधि का निर्माण किया है, ठीक है, कोई नियम बनाया है, ठीक है, या फिर कोई विनियम बनाया है। ठीक है, तो इसका जो है वहां पर किस तरह से प्रशासन हो रहा है, इसकी रूपरेखा क्या है, इसका भी जांच कर सकता है। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे कि आयोग है, ठीक है, ये इन सब का जांच कर लिया, इसके बाद जो है ये प्रतिवेदन
जो है देता है, और प्रतिवेदन जाने के बाद जो है जो इससे संबंधित मंत्री होते हैं, ठीक है, इससे संबंधित जो मंत्री होते हैं उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो राज्य सरकार के पास, ठीक है, राज्य सरकार के पास जो है उस प्रतिवेदन पर कार्रवाई करने के लिए या स्पष्टीकरण के लिए जो है वो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखें, ठीक है, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखें। तो इस तरह से जांच होती है, यानी कि आयोग जो है जांच करेगा, फिर आयोग का प्रतिवेदन आ जाने के बाद जो है प्रत्येक संबंधित मंत्री के लिए आवश्यक है कि वह उस प्रतिवेदन को उस राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के स्पष्टीकरण सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखें। तो इस तरह से जो है स्वायत्त जिले या स्वायत्त क्षेत्र के प्रशासन की जांच की जाती है, ठीक है। एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि परिषद जैसे किसी तरह का कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य को खत्म कैसे किया जाएगा, उसको निष्प्रभावी किस तरह से किया जाएगा। तो परिषद के कार्यों को निष्प्रभावी करना, निष्प्रभावी करना, ये किस तरह से जो है इसके कार्य खत्म होंगे। देखो, ये शक्ति जो है किसी और के पास नहीं है, ये राज्यपाल के पास है। यानी कि राज्यपाल जो है किसी भी समय उसको इस समाधान हो जाता है कि जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद का किसी कार्य या संकल्प से जो है भारत की सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हो सकता है या वहां की लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो वो जो है उसके कार्य को या संकल्प को जो है निष्प्रभावी या निलंबित कर सकेगा। ऐसा अधिकार जो है उसको मतलब राज्यपाल को दिया गया है, ठीक। और सिर्फ इतना ही नहीं, यानी कि ये सब करने के बाद जो है वो उस पर कार्रवाई भी कर सकता है, ठीक है। तो यदि राज्यपाल को किसी समय यह समाधान हो जाता है, ये समाधान हो जाता है कि जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के किसी कार्य या संकल्प, ठीक है, संकल्प से भारत की सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हो सकता है या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो वह ऐसे कार्य या संकल्प को निष्प्रभाव इनवॉल्व या निलंबित यानी सस्पेंड कर सकेगा, ठीक है, ठीक। ये जो है राज्यपाल को शक्ति दिया गया है। राज्यपाल को सिर्फ इतनी शक्ति नहीं है, इससे ज्यादा भी शक्ति है। जैसे कि राज्यपाल को अगर ये आवश्यक लगता है कि उस कार्य या संकल्प के प्रभाव का पूर्ण निवारण करने के लिए जो है उचित कार्रवाई भी करना आवश्यक है, तो जो है वो कार्रवाई भी करके जो है परिषद को निलंबित करके, यानी कि परिषद को जो है निलंबित यानी कि सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। और सस्पेंड करने के बाद इसकी जो शक्ति है, ठीक है, ये अपने हाथ में ले लेगा, ठीक है, राज्यपाल इसके पास भी है, ठीक। लेकिन बस यहाँ पर एक जो है किंतु लगाया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो है एक किंतु लगाया गया है राज्यपाल को थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए। और ये किंतु ये है कि राज्यपाल अगर इस तरह का कोई आदेश देता है
तो उस आदेश के कारण सहित जो है उसको तुरंत राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखें। ठीक है, तो किंतु राज्यपाल द्वारा दिया गया ऐसा प्रत्येक आदेश उसके कारणों सहित यथासंभव शीघ्रता के साथ राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। ठीक, ऐसा आदेश जो है रहता है राज्यपाल को लेकर। ठीक, अब यहाँ पर जो है विधानमंडल की भी भूमिका आ जाती है। जैसे कि अगर ये राज्य का जो विधानमंडल है, अगर जो है ये आदेश को खारिज कर देता है, ठीक है, यानी कि खारिज मान लो नहीं करता है पहले, ठीक है, खारिज नहीं कर देता है, तो ये जो है मूल तिथि से, ठीक है, जिस दिन वो आदेश दिया गया था उस तिथि से जो है 12 मास की अवधि तक लागू रहता है। यानी कि 12 महीने यानी 1 साल तक जो है वो लागू रहेगा, यानी राज्यपाल का आदेश। ठीक है, और यहाँ पर जो है खारिज कर देगा तो उसी समय खत्म है। ठीक है, और अगर खारिज नहीं करता है तो वो मूल तिथि से 12 मास की अवधि तक लागू रहेगा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, इसके अलावा और क्या राज्य विधानमंडल को शक्ति है कि वो 12 मास की अवधि तक उसको आगे बढ़ा सकता है। 12 मास की अवधि तक जो है उसको राज्यपाल के आदेश का अनुमोदन करने वाला संकल्प जो है पारित करके जो है उसको आगे बनाए रख सकता है। 12 मास की अवधि से जो है ये आगे बढ़ा सकता है। ठीक, ये दिया है। यानी कि परिषद के कार्यों को निष्प्रभावी कैसे किया जाता है, तो यदि राज्यपाल को किसी समय यह समाधान हो जाता है कि जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के किसी कार्य या संकल्प से भारत की सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हो सकता है या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो वो ऐसे कार्य या संकल्प को निष्प्रभावी या निलंबित कर सकेगा। ठीक है, ये जो है राज्यपाल को अधिकार दिया गया है। इसके अलावा जो है अगर उसे लगे तो वो उस कार्य या कार्रवाई भी कर सकता है उस पे, यानी परिषद पे, और परिषद को निलंबित करके जो है उसकी सारी शक्ति जो है राज्यपाल अपने हाथ में भी ले सकेगा। बस इसके लिए रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर राज्यपाल को ऐसा करना है तो उसको अपने आदेश में कारण सहित जो है तुरंत राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखना पड़ेगा, और विधानमंडल जो है उसको खारिज नहीं करता है तो वो ऐसे ही बना रह सकता है। ठीक है, ऐसे ही बना रख सकता है, यानी कि मूल तिथि से 12 महीने की अवधि तक बना रह सकता है। और विधानमंडल को लगता है कि आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है तो उस यानी राज्यपाल के आदेश को जो है उसके संकल्प को पारित करके जो है 12 महीनों की अवधि के लिए जो है आगे बढ़ाए रख सकता है। लेकिन अगर विधानमंडल खारिज कर देता है तो वो चीजें वहीं तुरंत खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से शक्ति जो है यहाँ पर राज्यपाल और राज्य के विधानमंडल दोनों को दिया गया है। ठीक है, अब हमारा जो आखिरी टॉपिक इसमें आता है वो ये है कि जो जिला परिषद का मान लो निर्माण हो गया, ठीक है, प्रादेशिक परिषद का भी निर्माण हो गया, तो उसका अब विघटन कैसे होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जिला परिषद तथा प्रादेशिक परिषद का विघटन। रीजनल काउंसिल हो जाएगा। इसका विघटन कैसे होता है, इसकी भी शक्ति राज्यपाल के ही पास है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल को कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए यह विशेष शक्ति दी गई है। यह विशेष शक्ति दी गई है कि वह
जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद का विघटन कर सके। ठीक है, ये शक्ति दी गई है। ठीक, राज्यपाल को। देखो, अगर ये जो छठी अनुसूची है उसके पैरा 14 को हम लोग देखें, ठीक है, यानी कि इसके जो पैरा 14 को हम लोग देखें तो इस अनुसूची के पैरा 14 के अधीन जो है राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता था? राज्यपाल जो है आयोग की नियुक्ति कर रहा था। ठीक है, राज्यपाल जो है आयोग नियुक्त कर रहा था। ठीक है, और यही आयोग जो है सिफारिश भी देता है। ठीक है, यही आयोग सिफारिश देता है जांच करने के बाद। ठीक है, तब जाके जो है राज्यपाल जो है लोक अधिसूचना द्वारा, ठीक है, लोक अधिसूचना द्वारा ऐसा करती है, यानी कि जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद का विघटन कर सकता है। ठीक है, और सिर्फ विघटन ही नहीं कर सकता है। ठीक है, और क्या क्या कर सकता है राज्यपाल? लोक अधिसूचना देना जरूरी है। ठीक है, वो निर्देश दे सकता है। ठीक है, निर्देश दे सकता है कि परिषद के पुनर्गठन के लिए नए चुनाव तुरंत कराए जाएं। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल तो जो है कुछ ही लोगों को मनोनीत कर रहा है, 4 को ही कर रहा है, बाकी 26 तो जो है निर्वाचित होकर आ रहे हैं। तो निर्देशित दे सकता है कि परिषद के पुनर्गठन के लिए जो है नए चुनाव तुरंत कराए जाएं, ऐसा निर्देश दे सकता है। या फिर जो है अगर राज्य का विधानमंडल सहमति देता है तो विधानमंडल सहमति देता है तो वह विघटित की गई परिषद के संपूर्ण अधिकार अधिकतम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अधिकतम 12 महीनों के लिए अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, अधिकतम 12 महीनों की अवधि के लिए अपने हाथ में ले सकता है। ठीक, इसके अलावा एक जो है और शक्ति राज्यपाल को यहाँ पर मिलती है, जैसे कि यदि राज्यपाल को जो है मतलब किसी भी समय समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि स्वायत्त जिला या स्वायत्त क्षेत्र का प्रशासन जो है वो छठी अनुसूची के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है या चलाया जाना संभव नहीं है, तो वो जो है वही पब्लिक नोटिफिकेशन यानी कि लोक अधिसूचना द्वारा जो है जो जिला परिषद है या क्षेत्रीय परिषद है उसकी या तो सारी शक्ति या कुछ शक्ति जो है अधिकतम 6 महीने के लिए अपने हाथ में ले सकती है। ठीक है, यानी कि यदि राज्यपाल को किसी समय यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ठीक है, जिसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनोमस रीजन, इसको आप पूरा लिखना, स्वायत्त जिला या स्वायत्त क्षेत्र का प्रशासन छठी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना संभव नहीं रहा है, तो वह, ठीक है, लोक अधिसूचना द्वारा यानी पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा अधिसूचना द्वारा संबंधित जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय
परिषद की सभी या कुछ शक्तियां, ठीक है, अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए जो है अपने हाथ में ले सकता है। ठीक, ये चीजें, ठीक, ये चीजें हो गई खत्म। अब जो है इसमें एक और आखिरी पैरा है और वो संशोधन को लेकर है, वो भी देख लेते हैं। ये यानी छठी अनुसूची में संशोधन, छठी अनुसूची का संशोधन, ठीक है, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ 6th शेड्यूल। इसमें भी वही बात है जो 5वीं में थी, ये जो है पैरा 21 में है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है वही संसद को शक्ति है, संसद को शक्ति दी गई है कि वह विधि द्वारा छठी अनुसूची के किसी भी उपबंध का संशोधन, ठीक है, परिवर्तन या निरसन कर सकती है, ठीक है। और ये जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो अगर संसद ऐसा करती है, संसद ऐसा करती है तो अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। ये चीजें लिखने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, मतलब कि संविधान संशोधन के लिए जो अनिवार्य शर्त है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है, वो साधारण चीजों से आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मतलब संसद को शक्ति दी गई है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है यूपीएससी के द्वारा कई सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं और अलग अलग पीसीएस के द्वारा जो है प्रश्न भी पूछे गए हैं, लेकिन हम लोग जो है कुछ प्रश्न यहाँ पर लिख लेते हैं मेंस के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक। जैसे कि सवाल ये है कि 5वीं एवं छठी अनुसूची को तुलनात्मक रूप से स्पष्ट कीजिए। प्रीलिम्स में भी इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपकी राय में छठी अनुसूची में किन परिवर्तनों की गुंजाइश है, ठीक है, किन परिवर्तनों की गुंजाइश है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, ठीक। इसके अलावा जो है एक प्रश्न और है जो यहाँ से थोड़ा सा हटकर है कि विशेष रूप से, ठीक है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, इस पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। हालांकि ये ज्योग्राफी का है, तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की स्थापना के संदर्भ में जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा कीजिए, ठीक। इसके अलावा जो है एक और 5वीं या फिर छठी अनुसूची, ठीक है। अगर 5वीं अनुसूची है वहां पर, तो ये भारतीय संविधान के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए,
ठीक है। और छठी अनुसूची के लिए भी ये प्रश्न हो जाएगा कि छठी अनुसूची भारतीय संविधान के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का चैप्टर, ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे संविधान का संशोधन। ठीक है, हम लोग जो आगे देखेंगे अगला चैप्टर हम लोगों का होगा संविधान का संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग देखेंगे आगे। तो इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।